हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SPCC 777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 12 के चैप्टर 10 अध्याय 10 का अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको यही बता रहे थे कि बहित मल के उपचार में सूक्ष्मजीव कैसे लाभप्रद हैं, इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो हमने स्वीगेज के जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसका हमने अध्ययन करा दिया था। अभी हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट का अध्ययन कराएंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का अध्ययन कराने के लिए जो है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता क्या है ये देखना है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट दूसरा नंबर क्या था उसका, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अब हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है क्या और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है क्या। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो जैविक उपचार है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो द्वितीयक उपचार है। द्वितीयक उपचार को ही जैविक उपचार या जैविक उपचार को ही द्वितीयक उपचार कहा जाता है। किसके लिए, स्वीगेज के लिए। ओके, अब अभी हम करेंगे क्या, तो स्वीगेज जो एरिएशन टैंक में आ जाते हैं, इफ्लुएंट को एरिएशन टैंक में भेजा जाता है। इस टैंक में एयर प्रभावित किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट लिखना है इसमें कि इफ्लुएंट को एरिएशन, यहाँ पे देखिए एरिएशन टैंक जो है ना यहाँ पे है, ये वाले भाग क्या है, एरिएशन टैंक है। इस टैंक में भेजा जाता है किसको, बहिस्राव को। एरिएशन टैंक में भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है, इफ्लुएंट को भेजा जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, एरिएशन टैंक में एयर को एक्सपोज किया जाता है। एरिएशन टैंक में एयर प्रवाहित किया जाता है। एरिएशन टैंक में क्या प्रभावित किया जाता है, तो एयर प्रभावित किया जाता है। एयर जो है इसलिए प्रभावित किया जाता है ताकि इस टैंक में माइक्रोवेव्स एंजियोपिक माइक्रोवेव्स तेजी से ग्रोथ कर सके। तेजी से ग्रोथ कर सके। हो गया। तो एरिएशन टैंक में एयर प्रभावित किया जाता है ताकि इस टैंक में माइक्रोवेव्स तेजी से क्या कर सके, ग्रोथ कर सके। उसके बाद है आपका तेजी से ग्रोथ कर सके। यह माइक्रोवेव्स
जो माइक्रोवेव्स ग्रोथ करेंगे वह माइक्रोवेव्स एक झुंड में पाया जाता है, उस झुंड को फ्लॉक्स कहते हैं। माइक्रोवेव्स यह माइक्रोवेव्स एक समूह बनाते हैं। माइक्रोवेव्स समूह बनाते हैं। ग्रोथ किए गए माइक्रोवेव्स क्या करते हैं? समूह बनाते हैं। समूह बनाते हैं, उस समूह को झुंड को या समूह को, गुच्छा को क्या कहा जाता है? फ्लॉक्स कहा जाता है। झुंड यानी फ्लॉक्स कहा जाता है। हो गया? तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करता है? फ्लॉक्स बनाते हैं। कौन? माइक्रोवेव्स बनाते हैं फ्लॉक्स। नेक्स्ट जो है वह क्या है? तो फ्लॉक्स बना लेते हैं। ये सारे माइक्रोवेव्स फ्लॉक्स इफ्लुएंट में उपस्थित ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपघटित कर लेते हैं। ये सारे माइक्रोवेव्स फ्लॉक्स इफ्लुएंट में उपस्थित ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर लेते हैं। डाइजेस्ट करता है। कौन करता है डाइजेस्ट? तो माइक्रोवेव्स के झुंड यानी फ्लॉक्स। ठीक है, आगे क्या है आपका? माइक्रोवेव्स के झुंड तो कर लिए, डाइजेस्ट करते हैं, जिससे इफ्लुएंट में उपस्थित बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा घट जाती है, जिससे इफ्लुएंट में उपस्थित बायोकेमिकल डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। ठीक है, बायोकेमिकल की मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है। किसमें? तो ये सारे माइक्रोवेव्स जब फ्लॉक्स इफ्लुएंट में उपस्थित ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट करते हैं तो उसमें से बायोकेमिकल ऑक्सीजन अर्थात BOD की मात्रा घट जाती है। तो ये समझ लीजिएगा कि जब BOD की मात्रा कम हो तो वह जल कैसा होगा? शुद्ध हो जाएगा। BOD की मात्रा अधिक हो तो जल शुद्ध नहीं होगा। इसमें वायरस, अब जो बचते हैं ना, ये तो एरिएशन टैंक का कार्य था। एरिएशन टैंक में एयर एक्सपोज किया गया, इसमें BOD की मात्रा क्या हो गई है? घट गई है। अब BOD की मात्रा क्या हो गया? कम हो गया।
कम होने के बाद जो भी बहिस्राव तंत्र है, ये इफ्लुएंट है, उसको सेकेंडरी क्लीरिफायर में डाला जाता है और वहां पे एनारोबिक टैंक होते हैं। ये जो है एनारोबिक टैंक जिसमें अवायवीय होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं पाए जाते हैं और एनारोबिक टैंक में उस जल को भेजा जाता है जिसमें जीवाणु, कवक, वायरस, फंगी सभी पाए जाते हैं उस जल में। तो लिखना है जीवाणु कवक युक्त यानी बैक्टीरिया, फंगी युक्त जल को एनारोबिक टैंक में भेजा जाता है। युक्त इफ्लुएंट को ठीक है, बैक्टीरिया फंगी युक्त इफ्लुएंट को एनारोबिक टैंक में भेजा जाता है। अब जब भेज दिए एनारोबिक टैंक में तो वहां क्या होता है, तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज दिया जाता है। तो ये क्या है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, ये क्या है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो इसमें भेज दिया जाता है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजा जाता है। अब वहां क्या होता है, ठीक है, तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में एनारोबिक माइक्रोवेव्स पाए जाते हैं, जो माइक्रोवेव्स पाए जाते हैं जो ग्रोथ करते हैं। ठीक है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जो एनारोबिक टाइप के, किस टाइप के, एनारोबिक टाइप के माइक्रोवेव्स पाए जाते हैं, वह ग्रोथ करता है। कहाँ ग्रोथ करता है, तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक में। एनारोबिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ओके, चलिए, तो वहां तक तो पहुंच चुके हैं हम। एनारोबिक माइक्रोवेव्स इस टैंक में एरोबिक माइक्रोवेव्स को डाइजेस्ट करता है। अब ये तो एनारोबिक टाइप के माइक्रोवेव्स थे, अब ये क्या करता है, एनारोबिक माइक्रोवेव्स इफ्लुएंट में उपस्थित किस टाइप के, एरोबिक माइक्रोवेव्स को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव्स को कौन डाइजेस्ट करता है, एरोबिक। मतलब एक है वायवीय और दूसरा है अवायवीय। तो अवायवीय यहाँ पे है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, जहां अवायवीय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, सूक्ष्म जीव जो है, विकसित होते हैं, ग्रोथ करते हैं। और इसी जगह पे वायवीय युक्त जो भी सूक्ष्म जीव उस बहिस्राव में आते हैं, उसको क्या कर देता है, वह डाइजेस्ट कर देता है, यानी पाचन कर देता है। ठीक है,
उसके बाद डाइजेस्ट करने के समय डाइजेस्ट, अब आप लिखिए थोड़ा सा, ये हमने पॉइंट लिखा दिया, चूंकि स्पेस नहीं है तो लिख लीजिए पॉइंट देके, डेस यानी सेट मार्क देके लिखिएगा आप, स्टार मार्किंग बना के, कि डाइजेस्ट करने के समय जो एनारोबिक को एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो थे उसको एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब डाइजेस्ट कर देते हैं तो डाइजेस्ट करने के समय क्या होता है, तो डाइजेस्ट करने के समय इससे ज्वलनशील गैस उत्पन्न होते हैं, जैसे मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, सल्फेट हो गया, सल्फाइड। इस गैस का उपयोग बायोगैस के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अब जो जल बचते हैं यानी इफ्लुएंट बचता है इस सेकेंडरी में, इसमें तो गैस भी निकलते हैं, इस गैस को हम किसमें प्रयोग कर सकते हैं, बायोगैस के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, एक्टिव स्लज डाइजेस्टर जो है उसमें भेजता है। तो अब जो फाइनल जल होते हैं वह जल को नेचुरल तरीके से रिवर, पॉन्ड या फिर नालों में बहा दिया जाता है, मतलब डिसइंफेक्शन में भेज दिया जाता है और वहां से फाइनल इफ्लुएंट निकल जाते हैं। ठीक है, ये था आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जलों का यानी स्वीगेज का प्रक्रिया, जिससे कि स्वीगेज ट्रीटेड हो जाते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि एक जो है हमारे सरकार जो है एक प्लान चलाए थे। ठीक है, एक प्लान जो है यमुना एक्शन प्लान, जिसका पूर्ण हो गया कब, 31 मार्च 1999 ईस्वी को यह पूर्ण भी हो गया था। कब पूर्ण हुआ था, यमुना एक्शन प्लान जो है पूर्ण हो गया था। और GAP जिसको गंगा एक्शन प्लान कहा जाता है, ये प्लान का दूसरा सिरा जो है वह स्टार्ट हुआ कब से, 1993 में शुरू की गई थी। ठीक है, अभी ये सब प्लान आखिर है क्या, तो ये सब प्लान जो है ना यही इसी से आधारित है। ये कहता क्या है कि स्वीगेज को अगर ट्रीट नहीं किया जाए और गंगा नदी तालाब में छोड़ दिया जाए तो गंगा, यमुना सभी के जल क्या हो जाएंगे, अपशिष्ट हो जाएंगे, प्रदूषित हो जाएंगे। उसी से बचने के लिए सरकार ने यह एक योजना चलाया, एक पहल कार्यक्रम छेड़ा कि जल को शुद्ध करके नदी तालाबों में छोड़ा जाना चाहिए, जिसमें से यमुना एक्शन प्लान, YAP और गंगा एक्शन प्लान है। तो यमुना एक्शन प्लान और गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान का जो पूर्ण होने की डेट है वह है 31 मार्च 1999 ईस्वी में पूरा हुआ, लेकिन गंगा एक्शन प्लान जो है वह दूसरा गंगा एक्शन प्लान का दूसरा रूप जो है वह 93 में शुरू की गई थी। यह किस लिए किया गया है, तो नोट देके लिखिएगा, उसमें NOTE नोट देके पहला पॉइंट लिखिएगा कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने हमारे देश की प्रमुख नदी, ठीक है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने हमारे देश की प्रमुख नदी को पोल्यूशन से बचाने के लिए एक गंगा एक्शन प्लान तथा यमुना एक्शन प्लान का शुरुआत किया है। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, इन योजना के तहत एक बड़ी संख्या में नए स्वीगेज का ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट टूल्स बनाने का प्रस्ताव है ताकि ट्रीटमेंट किया हुआ जल ही नदियों में छोड़ा जाए। ठीक है, तो नदियों में कब छोड़ा जा सके? जब तक वह जल को ट्रीट नहीं किया जाए तब तक उसे नहीं छोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान का जो मतलब मुख्य उद्देश्य है, वह उद्देश्य है कि मतलब विषैले जल, अपशिष्ट जल को ट्रीट करके ही उसमें छोड़ा जाए। ओके, तो ये था आपका GAP और YAP का विवरण। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे बायोगैस, जो अभी अभी हमने BOD जहां से सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जहां एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जब माइक्रोवेव्स को पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उस समय एक जो ज्वलनशील गैस उत्पन्न होती है, उस ज्वलनशील गैस उत्पन्न होने के कारण ही क्या हो जाता है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैस निकलते हैं। तो क्या ये बायोगैस है, जैव गैस है। इस गैस को हम किसमें प्रयोग कर सकते हैं? ज्वलनशील पदार्थ अर्थात जलाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए हम अब क्या अध्ययन करेंगे? बायोगैस का अध्ययन करेंगे। ओके, तो इतना ही है। अब हम इस पार्ट यानी कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट से 2-3 क्वेश्चन देते हैं आपको कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो है क्या हम बैक्टीरिया, फंगी का प्रयोग करते हैं। पहला क्वेश्चन सेकेंडरी ट्रीटमेंट से कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के समय स्वीगेज का सेकेंडरी ट्रीटमेंट के समय क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग किया जाता है? इसी क्वेश्चन का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, स्वीगेज के सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग किया जाता है या नहीं किया जाता है? यस, नो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।